मूवमेंट ऑफ फोर्स अब दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के इन द सेंस, देखो ये है जो है ये क्लॉकवाइज आ गया और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज को अगर तुम पॉजिटिव साइन देते हो तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, ऐसा वैसा तुम चेंज भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं कपल की, तो व्हाट बेसिकली कपल इज। ठीक है, कपल को समझने के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल इज टू ओपन अ बोतल। बोतल कैप, बोतल कैप को ओपन करना तो कैसे तुम प्रोसेस होती है, यहाँ पे एक फोर्स लगाते हो, यहाँ पे एक फोर्स लगाते हो और बोतल कैप रोटेट होता है इस फिक्स्ड एक्सिस से। तो ये कपल हो गया। तो बेसिकली क्या करते हैं, दो टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस, उसे बोलते हैं कपल। देखो, कपल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस जिसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। ओके, तो कपल एग्जीक्यूट करेगा और बॉडी को रोटेट करवाएगा। व्हाट इज कॉल्ड आर्म ऑफ कपल, डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इज कॉल्ड एन आर्म ऑफ कपल। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, उसे बोलेंगे हम आर्म ऑफ कपल। अब मूवमेंट कैसे निकाला जाता है, बेसिकली सपोज करते हैं कि ये एक बॉडी ले लिया, यहाँ पे एक फोर्स एफ लगा दिया, यहाँ पे फोर्स एफ लगा दिया, और ये मेरा आर्म ऑफ कपल दैट इज डी। तो कपल क्या होगा, फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल, तो मिल जाएगा अपने को कपल। तो ये रहा फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल। ऐसे यूनिट की बात करूंगा तो फॉर्मूला से मुझे यूनिट मिल जाएगा। आई नो दैट फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, तो न्यूटन इनटू मीटर। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट देख लेते हैं भाई, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है क्या। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है जनरली, कि अगर कोई भी बॉडी को बैलेंस रखना है तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा मतलब फोर्स लगेगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर मूवमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट में रखना है तो दो इक्वल मूवमेंट्स हमको प्लेस करवाने रहेंगे, तो बस वही बता रहा है, देख लो। प्रिंसिपल मूवमेंट, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। कि देखो ये है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और ये है क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर ये मूवमेंट दोनों के दोनों बैलेंस रहेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, और ये मूवमेंट आता कैसे, बेसिकली बाय अप्लाइंग वेट, वेट कितना लगाओगे उस हिसाब से वो टर्न करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कभी भी पूछे तुमको क्या लिखने का, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, कब हम ऑब्जेक्ट को बोल सकते हो इक्विलिब्रियम में, जब सारे के सारे फोर्सेस जीरो हो और सारे के सारे मूवमेंट जीरो हो तब। तो देखो, इफ द नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम इज नॉट नेसेसरीली इन रेस्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इज नेसेसरीली इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब ऐसा बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में मतलब जरूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम से रेस्ट का ही हो सकता है, इक्विलिब्रियम मोशन का भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इक्वल स्पीड से चलता जाए। तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे, तो सारे के सारे फोर्सेस सब जीरो हो जाए। देखो ये यहाँ से फोर्स, यहाँ से फोर्स, यहाँ से फोर्स, यहाँ से फोर्स, तो उसको बोल देंगे हम इक्विलिब्रियम स्टैटिक में। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ इट्स रिमेन इन स्टेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम को बोलेंगे, तो डायनेमिक में याद रखना मोमेंट एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाएगा। इफ इट रिमेन इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे ऐसा बता रहा है। दूसरी चीज मतलब ये ऐसा बता रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहे, तो यहाँ पे स्टेट मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, सब फोर्स लगा दो वो रेस्ट पे ही रहे, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में और चलता ही जाए, ठीक है, और भी सारे फोर्सेस है बट वो कुछ इफेक्ट नहीं कर रहे हो, तो उसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अपनी बुक में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, तुम देखोगे तो पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ द अंडर द एक्शन ऑफ द पैरेलल फोर्स, टू कंडीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम। पहला, तो जो सारे के सारे रिजल्टेंट फोर्स होती है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो जीरो होनी चाहिए। तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इट शुड बी जीरो। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम। सेकेंड, द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ पॉइंट शुड बी जीरो। मतलब कोई भी एक पॉइंट पे जो मूवमेंट लग रहा है वो सारा का सारा जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, दैट इज सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट
एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तब जाके इसको रेस्ट पे बोलेंगे। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। सपोज ये मैं सीसॉ लेता हूँ, तो सारी की सारी, एक तो जितनी भी फोर्सेस लग रही है वो सब किसी हो जानी चाहिए, इक्वल हो जानी चाहिए। तो क्या होगा, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, मैं फोर्स लगाता हूँ F1 और ये लगा देता हूँ F2। तो ये F1 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेता हूँ D1 और ये हो जाएगा D2। तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट F1 D1 इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट F2 D2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वी कैन से दैट दे आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। और दूसरा जो कंडीशन हमने देखा कि सारे के सारे फोर्स भी जीरो होना चाहिए। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुमको मैंने ऑलरेडी समझाया था कि ऐसी पॉइंट जहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड हो। जनरली वो ज्योमेट्रिक के सेंटर पे ही होता है रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए। इरेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए हम एक अलग मेथड करते हैं जिसका हम वेट निकालते हैं। तो देखो, अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर मूवमेंट निकालना है, अगर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मुझे हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ मास होगा, और उसका मास होगा तो वहाँ पे वेट फोर्स भी होगा। तो हर एक पॉइंट पे मैं वेट निकालने जाऊंगा तो इट विल बी डिफिकल्ट। रीजन, पूरी जो बॉडी है वो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वी यूज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो क्या है, अ पॉइंट एट विच द टोटल वेट मे बी सपोज टू एन एक्ट। पूरा का पूरा जो वेट है पूरा का पूरा वहीं एक्ट हो जाएगा, ऐसा। 25। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है कोई रेगुलर ऑब्जेक्ट, शेप ऑब्जेक्ट का जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी हो। तो फर्स्ट यूनिफॉर्म रॉड ले लेता हूँ, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में होगा। सर्कुलर डिस्क ले लेता हूँ, ठीक है, तो भी इसमें मतलब वो अलग अलग सेंटर्स बता रहा हूँ। स्पीयर वो भी सेंटर में, सिलेंडर ये भी सेंटर में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मिड पॉइंट ऑफ द रॉड पे, यहाँ पे ज्योमेट्रिक सेंटर, ज्योमेट्रिक स्पीयर, और यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ सिलेंडर की एक्सिस पर। ऐसे ही ले लिया हमने यहाँ पे सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ रिंग है, रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम जिसके इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल पे अवेलेबल होगा, ट्राइंगल सेंट्रॉइड्स पे होंगे जहाँ पे मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं। होलो कोन की बात करूँ तो h/3 डिस्टेंस पे होगा, यहाँ ग्राउंड से h/3 हाइट पर होगा। ठीक है, सॉलिड कोन की बात करूँ तो वो h/4 हाइट पर होगा। ये सब एक्स्ट्रा ज्ञान है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बुक में नहीं दिया हुआ है इसका। क्यूबॉइड की बात करूँ तो सारे के सारे जब डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल इंटरसेक्शन मतलब देखो, ये पॉइंट से यहाँ पर, 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 टोटल जहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट करता है उसको अपने बोल देंगे भाई वहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम कब बोलेंगे उसे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या, if it has a tendency to return its original equilibrium position after being slightly disturbed, okay, a cone lying on a base, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम सेट टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। सपोज करते हैं कि हिटमी वाला एक आता है जो टॉय, ठीक है, ऐसा कुछ होता है जो बचपन में खेलता था, मुझे भी याद है जहाँ तक, जिसको तुम मारोगे तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो वी कैन से दैट वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, इक्विलिब्रियम में स्टेबल कैसा है कि तुम उसको स्लाइटली डिस्टर्ब करो और वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ऐसे होने का कारण क्या होता है, कंडीशन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बिलो एज पॉसिबल, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना होगा उतना हमने लो में पॉसिबल शिफ्ट करने की कोशिश की होगी। दूसरा, द वर्टिकल इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट पास थ्रू द बेस और द एरिया ऑफ द सपोर्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन होगी उसे सीजी से पास हो रही होगी और बेस एरिया से ही पास हो रही होगी। सपोज करते हैं कि उसमें ज्यादातर वेट जो है हिट मी में वो ग्राउंड मतलब अंदर, तुम कभी ऑब्जर्व करोगे ना उस टॉय को, तो उस टॉय में ऐसा होता है, ऊपर तुम हिट करते हो, नीचे जो बेस होता है, में ड्राइंग ठीक है अच्छा नहीं है, यहाँ पे बेस में बहुत सारा मास रख देंगे हम सैंड वैंड भरकर, ठीक है, और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसी सबसे पास होगी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहने की कोशिश करेगी, जैसे भी आओगे ऑटोमेटिक ये वहां रह जाएगा। जितना ऊपर रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो अनस्टेबल कंडीशन में होगा। तो अनस्टेबल, तो स्टेबिलिटी का समझ में आ गया। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए होना क्या चाहिए कि जितना सा जितना तुम्हारा सीजी हो सके उतना तुमको नीचे रखना है, और तुम्हारा जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है वो सीजी से पास होना चाहिए, और वो भी नीचे जहां से पास हो रहा है वो एरिया ऑफ बेस से भी, मतलब सपोज कोई ऑब्जेक्ट भी है नीचे, सपोज ये सर्कल है, तो सर्कल से ही पास होना चाहिए। An object is said to be in unstable equilibrium कब, if does not regain its original position, अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन लेता नहीं है। कंडीशन, ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और tilting object slightly, the on tilting the object slightly the center of gravity is lower, but when the left
द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेंड्स टू लोअर इटसेल्फ फर्दर हेंस द ट्रोपेल्स। ठीक है, ये सब पॉइंट जान दो, ये वाला एंड ये वाला इज गुड फॉर लर्न। सीजी जित नीचे हो तो स्टेबल है, ऊपर हो तो अनस्टेबल है। द एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे? If, after being slightly disturbed, the body does not have a tendency either to regain its original equilibrium position or tilt further for new position। ठीक है, मतलब अब ये क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कि धक्का दारू टिल्ट भी ना करे और ठीक है रीगेन भी ना करे, मतलब कुछ अलग ही टाइप का न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, वापस से देखो, इफ आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्टर्ब, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं, द बॉडी डज नॉट हैव अ टेंडेंसी टू ईदर टू रीगेन इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन और इट टिल्टेड फर्दर फ्रॉम द न्यू पोजीशन। मतलब कैसा, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं टिल्ट करके यहाँ पे रख दूं तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रख दूं तो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, वो अपनी कोई न्यू पोजीशन नहीं लेगा, उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसके लिए क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड रिमेन अनइफेक्टेड ऑन टिल्टिंग। अगर उसको मैं टर्न भी कर दूं तो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई इफेक्ट आना नहीं चाहिए। नाइदर लोअर्ड और नॉर रेस्ड, उसका रेज नहीं होना चाहिए। दूसरा, द वर्टिकल लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ मस्ट ऑलवेज फॉल विद इन द बेस लाइन। ठीक है, अब ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा, थोड़ा जाने दो डायग्राम के बिना, बट फर्स्ट वाला पॉइंट समझ में आ गया ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, if an object move on a circular path with a constant speed, its motion is said to be uniform circular motion। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा हो कांस्टेंट स्पीड के साथ, तब उस मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात करता हूँ कि अगर मैं यहाँ से एक स्टोन को थ्रेड से बांध देता हूँ, रोटेट करवाता हूँ, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पाथ करेगा विद कांस्टेंट स्पीड, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या है, द स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन कांस्टेंट, जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट रहेगी, बट द डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूसली ड्यू टू विच द वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है, इसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंजिंग है। डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होता है। ठीक है, देयर इज एन एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर ये घूम रहा है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भी होगा, और ये एक्सेलरेशन किसकी तरफ होगा, टुवर्ड सेंटर की तरफ, एंड दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वापस से, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मतलब कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे बोलते हैं, कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड, तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की खासियत ये बात है कि भाई उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी होगा, पर एक्सेलरेशन किसकी तरफ होगा, टुवर्ड सेंटर, और उस सेंटर एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इफ अ बॉडी परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो क्या होगा, इट इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स व्हिच एक्सर्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स may act as in a centripetal force also। ठीक है, और कि अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो फोर्स भी लगेगा, और वो फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स लगता क्या है, टुवर्ड सेंटर। और उसका दूसरा भाई है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सूडो फोर्स। ठीक है, is an apparent force in certain situation that an object appear to be acted upon a force while there is no force acting on an object। मतलब सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम सेंटर लगेगा। ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा उसको बैलेंस करने के लिए। चलो अब हम वन बाय वन न्यूमेरिकल्स करते हैं जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूशन भी अवेलेबल ही है। हम इसके लिए रेड चूज कर लेते हैं। ऑन on a seesaw, two children of masses 30 kg and 60 kg are sitting on a one side of it, distance 2 meter and 2.5 meter respectively from the center of the seesaw. Find the distance at which the man of 75 kg should sit
on either side of the balance a seesaw. चलो तो मैं एक सीसॉ ले लिया. ओके. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 30 kg मास और 60 kg मास, तो 2 मीटर और 2.5 मीटर बैठे हुए हैं ऑन द सेम साइड, वन साइड पे बैठे हुए हैं. तो देखो, तो 60 kg 2.5 पे बैठा हुआ है और 30 kg 2 पे बैठा हुआ है. 75 kg को हमको कितनी डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा जिससे ये बैलेंस हो सके. तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है, देखो ये फोर्स इसको इस ऐसे घुमाएगी, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और ये इसे ऐसे घुमाएगी, दैट इज क्लॉकवाइज. तो हमको क्या करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का बैलेंस करना है सिर्फ और सिर्फ. तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको मैं ओ एक्स लिखा है, इन्होंने ओ लिखा है, ठीक है. तो 75 इंटू ओ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट 30, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2, तो 30 इंटू 2 और 60 इंटू 2 प्लस 60 इंटू 2.5. याद रखना स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट ही करना है, ठीक है, तब जाके इजीली बैलेंस आंसर आ जाएगा. तो तुम इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 2.8 मीटर. चलो हम नेक्स्ट सम करते हैं. A uniform meter scale rests horizontally on a knife edge at a 60 centimeter mark. तो 60 सेंटीमीटर मार्क पर ये रहा नाइफ एज, मतलब ये पॉइंटेड एज पर मैंने बैलेंस कर दिया हुआ है. मैंने मास ऑफ 10 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड. ओके, फ्रॉम विच एंड द मास टू बी सस्पेंडेड, व्हाट वाज द मास ऑफ द मीटर स्केल. ठीक है, तो मैंने एक एंड, तो यहाँ पे मैंने इस एंड पे 10 ग्राम को शिफ्ट कर दिया. ये 60 है. तो सेल्फ वेट जो लगेगा 50 पे लगेगा, मुझे सेल्फ वेट की वैल्यू निकालनी है. अगेन, तो इस सेल्फ वेट की वजह से ये स्केल ऐसे घूमने की कोशिश करेगी और ये इसकी वजह से ऐसा, और ये इक्विलिब्रियम में ही बोला है. ठीक है, तो क्या करेंगे हम, वही क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. अब वेट इनटू, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये इतना 60 माइनस 50. जब भी मीटर स्केल का सम्स हो तो ऐसे ही लेंथ निकालना, अदरवाइज रॉन्ग आ जाएगा. बहुत बच्चे 60 लिख देते तो आंसर फाइनली रॉन्ग आता है. फिर 10 ग्राम इंटू 100 माइनस 60, तो ये W इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू कितना होगा ये 40. ये 10 W इज इक्वल टू 10 इंटू 40 डिवाइड बाई 10, 10 कर, तो आंसर आ गया 40 ग्राम. आई होप मजा आ रहा है, बहुत अच्छे से तुम कर रहे हो लोग. ठीक है, तो यही बात है, एक्स्ट्रा डिवीजन का 100 मार्क की स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाई है वो बिल्कुल एकदम कारगर है अगर अच्छे से तैयारी करो तुम इस सब चीजों के लिए. क्वेश्चन नंबर 3, अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल ऑफ मास 80 ग्राम इज टू बी बैलेंस्ड एट 70 सेंटीमीटर मार्क. ठीक है, अब क्या 80 ग्राम जो है उसको बैलेंस कर दिया एट 70 सेंटीमीटर मार्क. फाइंड फ्रॉम वेयर मस्ट अ मास ऑफ 600 ग्राम सस्पेंडेड टू डू सो. तो एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल ले लिया, उसको मैंने क्या कर दिया है, यूनिफॉर्म मीटर स्केल ऑफ मास 80 ग्राम इज टू बी बैलेंस्ड एट 70 सेंटीमीटर मार्क. फाइंड फ्रॉम वेयर अ मस्ट अ, इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है. ठीक है, मीटर स्केल का मास कुछ मिसिंग नहीं, सब सही है. चलो, तो मीटर स्केल जो दी हुई है 80 ग्राम की दी हुई है. देखो 70 सेंटीमीटर मार्क पे हमने बैलेंस किया है, 50 सेंटीमीटर पे सेल्फ वेट लगता है W. ठीक है, और अब मुझे 60 ग्राम, ऑफ कोर्स इस साइड तो मैं नहीं रख सकता अगर मुझे बैलेंस करना है, तो मैं यहीं क्या रखूंगा 60 पर, मुझे पता नहीं, तो मैंने ले लिया x. ठीक है, तो देखो ये रहा 20 और ये मुझे पता नहीं तो मैंने ले लिया x. ठीक है, तो चलो हम करेंगे इसे. तो क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज. तो फोर्स 80 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 है, ओके, वेट 60 है और ये पता नहीं है, तो x माइनस 70 लिख देता हूँ. तो ये हो जाएगा कितना 1600, ओके, डिवाइड बाय 60, x माइनस 70. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, a uniform meter scale is balanced at 20 centimeter mark where mass of 100 gram and 50 gram are suspended from 10 centimeter and 30 centimeter mark respectively. तो एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, बैलेंस है 20 सेंटीमीटर मार्क, तो 20 सेंटीमीटर मार्क पे मैंने इसको बैलेंस कर दिया. सो आई बैलेंस्ड ऑन 20 सेंटीमीटर मार्क.
When a mass of 100 gram and 50 gram are suspended from 10 centimeter, 30 centimeter mark. Okay. So I placed 100 at 10 centimeter mark. So here is 10 and I placed 100 gram and 30 centimeter mark at there I placed 50 gram. And also calculate the mass of the meter scale. So it is always act at the center, that is 50 पे लगता है. Okay. So here you can see this mass will tend to move this body in anti-clockwise direction, and these both masses tend to move direction in clockwise direction. So according to the principle of movement, clockwise movement is equal to anti-clockwise movement. So here 100 into 20 minus 10 is equal to what? 50. 30 minus 20 plus W into 50 minus 20. So here 100 into 10 is equal to 50. 20 uh, 30 minus 20, that is 10, plus W 50 minus 20, that is 30, that is 1000, is equal to 500 plus 30W. So here 500 is equal to W into 30. So if I'm dividing, what will I get? That is this 16.67 gram. A uniform meter scale of mass 60 gram carries a mass of 20, 30 and 80 from a point 10, 20 and 90 centimeter mark. Where must the knife edge be placed to balance the scale? Scale को balance करना. So uniform meter scale of mass 60 gram. तो uniform meter scale of mass 60 gram. ठीक है, 60 ग्राम की है. Carries away 20, 30 from the point 10, 20 एंड 90. 10, 20 और 90 पे लगा दिया है. तो हमको नाइफ एज का लगाना होगा. ये अब सेल्फ वेट है वो यहाँ पे मान लेते हैं, इस साइड डायरेक्शन में है. ठीक है. तो देखो 10, 20, 30 और ये 50 होगा. ठीक है. अब इसको बैलेंस, वेयर मस्ट द नाइफ एज बी बैलेंस. अब ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है. बहुत प्रॉब्लम था तो मैंने कंडीशन ले ली एक्स. ठीक है, यहाँ पे कहीं पे रख दिया. अब वो ऑटोमेटिक अपना आंसर क्लियर कर देगा कहाँ पे एक्चुअली ये होगा. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स ध्यान रखना. इस क्वेश्चन में हमको क्या बताया गया कि नाइफ एज को ढूंढना है. सो इट इज अ वेरी क्रिटिकल केस. सो कौन सा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा. सो अगेन this anti-clockwise, 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 and this one is clockwise. So what I have to do? Just balance them. So 20 into, I don't know this mark. So what will I do? मुझे मार्क पता ही नहीं है ये. So we can do one thing. इसको मैं ले लेता हूँ x सेंटीमीटर मार्क. ठीक है. तो I can write as x minus 10 plus 30 into x minus 20 plus 60 into 50 minus x is equal to 80 into x 90 minus x. So if I'm solving this, I will get the value of an x. So here will be 20x minus 200 plus 30x minus 600 plus 3000 minus 60x is equal to 80 into 90. 8 9 72 is there. So 7200 minus 80x. So here 20x plus 30x, 50x
Here did I mistake? X minus 50 will be there. So X is greater, okay? So what will be the change here? Here will be the plus and here will be the minus. Okay. So how many X is there? 20, 30, 50, 50 plus 60. That is 110. 110X. And minus 200 minus 600, that is minus 800 and minus 3800 and 7200 minus 80x. If I'm putting this, so here will be what? 110 plus 80, that is 190x. वो डिफिकल्ट हो रहा होगा देखने में थोड़ा सा, बट नो वरी अबाउट दैट. एंड इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो व्हाट विल बी हैपन? 190x इज देयर प्रॉपर है वो तो. सो 200 प्लस 600 plus 3000 and this is, no worry, I am right. यहाँ पे जो भी है 7200 plus 3800, that is 000 and 11. Okay, so x will be 11000 divided by 7 point divided by 190. So on dividing 1 bit by 190, what I will get? 11000 divided by 190. So answer is 57.89. तुमने डायरेक्ट आंसर लिया 57.89. इनमें डायरेक्ट मेथोडोलॉजी है. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस सम इज एन इम्पोर्टेंट. अगर समझ में नहीं आया हो इसे तो भी तो अगेन डाउट सेक्शन में डाल देना कमेंट बॉक्स में, तो आई विल टेक दैट डाउट अगेन. A steering wheel of diameter 0.5 meter is rotated anti-clockwise by applying a force each of magnitude 5 Newton. So steering wheel, एक steering wheel है. The diameter of the steering wheel is 0.5 meter, rotated in anti-clockwise direction. This is an anti-clockwise direction. Draw a diagram to show the application of forces and calculate the moment. Okay, and force apply कर दिया 5 न्यूटन. ये तो बहुत easy हो गया. Couple, that is equal to force into arm of couple. So 5 into 0.5, that is 0.25 Newton meter. A figure shown a uniform meter rule weighing 100 gf pivoted at the center O. Two weights of 150 and 250 gf ground force hang from meter rod as shown in the figure. Calculate first the anti-clockwise and the clockwise movement. Total anti-clockwise and clockwise movement we have to found. Okay, see. So weight is given of scale, that is 100 gf and pivoted at the center. अगर center में pivot कर दिया, that means this force has no effect. Center पे होगा because no perpendicular distance is there, so no moment. It does not take any participation in forming a moment. Now a 150 gf is placed at 40 centimeter mark. Okay, placed at 40 centimeter from the center and placed at 20 centimeter from the center 20 gf. So literally what I have to do, clockwise and anti-clockwise. This is an anti-clockwise movement and this is a clockwise movement. So first my I have to find what? Anti-clockwise movement. So anti-clockwise movement that basically equal to 150 into perpendicular distance, that is 40. 600 gf centimeter, 6000 sorry. The total clockwise movement. Now clockwise movement is what? 250 into perpendicular distance is 20.
0, 0 and 5, 50. Okay, 50 GF centimeter. 6,000, 5,000. The difference of movement is what? 6,000 minus. Okay, now what I have to do? I have the difference of the clockwise and anti-clockwise movement. तो difference निकालना है हमको. So 6,000 and 5,000, that is 1,000 GF. Distance from O, where 100 GF weight should be placed to balance the meter rule. So again, डिस्टेंस हमको कहाँ पे रखना है? डिस्टेंस फ्रॉम ओ ये रहा, ठीक है. वेयर 100 GF फील्ड प्लेस, प्लेस कहाँ पे रखेंगे? तो जहाँ पे कम है, 500 GF इस साइड कम है, तो हम यहाँ पे ही प्लेस करेंगे. सो टू बैलेंस. और कहाँ कौन सी पोजीशन करें वो देख लेते हैं. दैट इज टेक इट एज एक्स. एक्स लेना है. तो अगेन वी हैव टू बैलेंस ऑल दिस थिंग्स अगेन. सो हियर दिस मूवमेंट इज व्हाट हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या बोलता है? क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो एंटी क्लॉकवाइज जो हम निकाले, हमने निकाला है here, anti-clockwise is 6,000 here, and this is 5,000 here, and this one is plus 100 into x. So on subtracting, what I will get? 1,000 is equal to 100 into x. So x will be what? 1,000 divided by 100. So I have to place it on a 10 centimeter. 10 centimeter we have to place this. If I'm placing at 10 centimeter, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बैलेंस हो जाएगा. हमने देखा था मूवमेंट का डिफरेंस आ रहा था. जनरली इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? बैलेंस हो जाना चाहिए. तो बैलेंस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वी हैव टू डू समथिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. A uniform meter rule of weight 10 GF is pivoted at the 0 centimeter mark. यूनिफॉर्म मीटर रूल जिसका वेट जो दिया हुआ है 10 GF है, इट इज ऑलवेज एक्ट एज 50 सेंटीमीटर पे ही एक्ट करेगा. 10 GF is pivoted at 0 centimeter mark. So here pivot point is this, suppose 0, and that is 100. What moment of force depressed the rule? तो कितने मोमेंट ऑफ फोर्स से वो डिप्रेस होगा? हाउ कैन इट बी हॉरिजॉन्टली बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स. तुम किसको कितना तो देख ले कितने मूवमेंट से वो डिप्रेस होगा. दैट इज ये नीचे जाने का कारण इज ओनली द सेल्फ वेट ऑफ द स्केल. So I have to find this 10 GF force into perpendicular distance, and this the perpendicular distance is 50. So answer will be 500 GF centimeter. By this much force it will be depressed. Second, how it can be made? By applying the least force. अब मुझे least force निकालना है, मतलब how can it be made be horizontally by applying a least force. लीस्ट फोर्स निकालना, अगर लीस्ट फोर्स निकालना है तो सिंपली पिवोट यहाँ पर क्या हुआ है, मैं एच पे फोर्स लगाऊं, बट कितना लगाऊं वो पता नहीं है. ठीक है, तो आई हैव टू क्रिएट एन एज. तो मुझे 500 GF जितना ही बैलेंस मूवमेंट लगाना पड़ेगा बाय प्लेसिंग एट 100 सेंटीमीटर, जो जिसका आंसर आ जाए 500. तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 500 डिवाइड बाय 100, दैट इज 5 न्यूटन. 5 GF, GF है, ठीक है, ग्राउंड फोर्स. 5 GF जितना फोर्स लगाऊंगा तो आई कैन इजीली बैलेंस द स्केल. Now question number 9. The moment of force is 12 Newton. Moment of force is 12 Newton and fixed at point O is 6 Newton per meter. Calculate the distance or the pivot. Some बहुत easy है. Force, sorry, torque या moment of force is equal to force into perpendicular distance. I know the torque, that is 6. Force is of 12 Newton and we have to find what?
दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस हमको फाइंड करना है. तो डी विल बी व्हाट 6 डिवाइड बाय 12, 6 पंजा 6, 6 पंजा 12, दैट इज 0.5 मीटर. Question number 10. P, Q, R are three coplanar forces which act as shown in the figure. So three coplanar forces are there as shown in the figure. The point O lies in the same plane. P, Q, R is of 6 Newton, 6, 6 and 6. Which force has least moment about O? Which force has least moment about O? किस force का एकदम सबसे कम से कम moment होगा about O पर? तो फोर्स सबका सेम है तो बाकी क्या रहा, मुझे मोमेंट देखना है, मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब फोर्स जो है वो तो सब में सेम दिया हुआ है, अब चेंज क्या रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, वो भी ओ से. तो मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर मुझे ओ से देखना है इसका, इसका इतना होगा, इसका इतना होगा और इसका तो बहुत ही कम होगा. उसने पूछा है लीस्ट पूछा है तो आर की बात चलेगी सबसे पहले. तो लीस्ट हो गया आर. सेकंड विच इज द ग्रेटेस्ट, तो पी आ गया. ओके स्टूडेंट्स. Question number 11. Given figure show a heavy roller with an axle at O which is to be pulled on the pavement of XY by applying a minimum possible force. Draw a diagram and mark the direction in which the force should be applied. तो गिवन फिगर में दिया हुआ हैवी रोलर विथ एन एक्सेल, हैवी रोलर है इसके पास एक्सेल है, जिस टू बी पुल्ड ऑन द पेमेंट, पेमेंट पे ले जाना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ द डायग्राम टू मार्क द डायरेक्शन ऑफ फोर्स टू बी अप्लाइड. तो यहाँ से ये प्योर पॉइंट हो गया और ये रहा मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो मुझे यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर जो आएगा, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम. और यहाँ पे तुम फोर्स अप्लाई करते हो. Question number 13. A scooter mechanic can open a nut by applying a 120 Newton while using a lever of 50 centimeter length. How long a handle is required if he wish to open by applying a force of only 40 Newton? सिर्फ 40 न्यूटन से ही करना पड़ेगा कि तो कितना लॉन्ग कितना हैंडल होना चाहिए. तो मैं पहले देख लेता हूँ कि जो हैंडल था जो 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग था तो वो कितना मूवमेंट क्रिएट कर रहा था. तो मूवमेंट बाय ओरिजिनल जितना था तो 120 इंटू मीटर में कन्वर्ट किया 0.5, दैट इज 16 न्यूटन मीटर लगा रहा. नाउ आई हैव टू विश टू अप्लाई ओनली 40 न्यूटन. My wish is to apply only 40 Newton. So what I have to do, I have to increase the length of the lever. So how much I will increase? So 60 Newton 40 into X. So on dividing, what I will get? 60 divided by 40. 2 3 are 6, 2 2 are 4. That is 1.5 meter. That is 150 centimeter का मुझे करना पड़ेगा. So how much I increased? 100 centimeter से increase करना पड़ेगा. See the magic of physics. Question number 14. In a given diagram, a uniform half meter scale PQ is balanced horizontally across a knife edge. First, calculate the mass of a scale. Second, force on the knife edge. State the direction in which the force on the knife edge acts. So in a given diagram, uniform half meter scale, uniform half meter, that is 50 centimeter scale is there, balanced horizontally across a knife edge. Calculate the mass of the scale. We have to find the mass of the scale which will act at between, in between. So here diagram is given. In a given diagram, a uniform half meter scale PQ balanced horizontally across a knife edge.
Here the knife edge is given, that is 50 meter. The mass of the scale, what would be the mass of the scale? I have to find that. So let us take this GF XGF. तो इसकी वजह से जो मास जाएगा that is 35 into 15, that is एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और इसकी वजह से जो x की वजह से वेट जाएगा तो x into that is अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 15 है, मतलब that is in 15 सेंटीमीटर मार्क, so it will be what, 50 minus 15. सॉरी नॉट 15, that is 25 सेंटीमीटर, 20 बीच में लगेगा, 25 minus 15, that is 10. So x will be what? 35 into 15 divided by 10 is equal to x. So you will get your value of an x as 52.5. 52.5. The force on the knife edge is what? 35 GF is acting and 52.5 GF is acting. On adding both, I will get as an answer is 87.5 GF force is acting. Question number 15. The half meter ruler is suspended by a thread from a midpoint of a ruler as shown in the figure. Half meter ruler is suspended by a thread. 50 सेंटीमीटर की रूलर है, उसको हमने सस्पेंड कर दिया, ठीक है. It balance horizontally when 50 GF and unknown weight of W suspended vertically respectively from 10 centimeter and 45 centimeter mark. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, तो हमने देखो 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर पर वेट लगा दिया. So what we have to do now, we have to find what, calculate the magnitude of W. W की वैल्यू निकालनी है, अगेन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम, ठीक है. तो 50 GF ये कितना होगा, तो 25 minus 10 that is 15 is equal to W into, ये है कौन से प्लेस पर है, that is in 45 सेंटीमीटर मार्क, और 25 माइनस कर दूंगा तो ऑलरेडी आंसर आई गेट इज 20. W निकालना है तो W will be what, 50 into 15 divided by 20. So I will get my answer as in decimal. That is 37.50. A 50 centimeter uniform ruler is freely pivoted at point 15 centimeter marked, which balance horizontally when an object of weight 40 dyne is hung from 2 centimeter mark. Draw a diagram of arrangement and calculate the weight of the ruler. Also calculate the force which from it is pressed. So here 50 centimeter uniform ruler freely pivoted at 15 centimeter mark. So ये pivoted at 15 centimeter, which is balanced horizontally when an object of 40 dyne is hung at 2 centimeter. तो 40 को 2 dyne मतलब 14 न्यूटन फोर्स की बात की, ठीक है. 40 डाइन को यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे रख दिया गया है, और दूसरा कैलकुलेट द वेट ऑफ द रूलर, रूलर का वेट ढूंढना है, दैट इज इन 25 सेंटीमीटर पर है, ठीक है. बहुत इजी हो गया ये. 40 इंटू, अब देखो 15 माइनस 2 दैट इज 13 इज इक्वल टू हियर वेट W एंड 25 minus 15 that is 10. So W will be what? 40 into 13 divided by 10. Cut 4 3s are 12. 1 carry 4 1s are 52. 52 dyne is your answer. A man can open a man can open a nut by applying a force of 150 Newton by using a lever handle of length 0.4 meter. What should be the length of the handle if he is able to open by applying a force of 60 Newton?
तो मैन कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स जो है वो 150 न्यूटन लगाना है. जो लेंथ ऑफ हैंडल है दैट इज डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.4. व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ हैंडल इफ 60 न्यूटन का मुझे फोर्स लगाना हो. तो पहले मैं फाइंड कर देता हूँ मोमेंट ऑफ फोर्स. इसकी वजह से क्या हो रहा था 150 इंटू 0.4 कट जाएगा 4 5 जा 20 टू कैरी 4 1 जा 4 60 न्यूटन. 60 न्यूटन इज द इनिशियल फोर्स. ओके नाउ 60 न्यूटन मीटर जितना मोमेंट क्रिएट हो रहा था. नाउ फोर अगर टॉर्क वी हैव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सेकंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लीवर क्या रखेंगे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को 60 ये 60 और ये 1. तो 60 डिवाइड बाय 60 वी गेट एन आंसर 1 मीटर. स्टूडेंट दिस सीरीज इज फॉर ओनली द रिवीजन क्लास. जो नए बच्चे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा. फर्स्ट यू हैव टू रिफर द चैप्टर बिकॉज वी आर गोइंग एट टू मच हाई स्पीड. A uniform meter scale can be balanced at 70 centimeter mark when mass of 0.5 kg is hung from 94 centimeter mark. Okay, so uniform meter scale is given to you. मीटर मीन 0 to 100 सेंटीमीटर तक का दिया हुआ है जहां पर बैलेंस 70 सेंटीमीटर पे किया हुआ है. सेल्फ वेट 50 पे लगेगा W और 0.05 केजी जितना वेट मैंने 94 पे लगा दिया हुआ है. तो यू कैन नाउ डू इट वेरी वेल. W into 70 minus 50 that is 20 is equal to 0.05 into 94 minus 70. On solving this you will get your answer as 0.6. A uniform meter scale kept in equilibrium and supported at 60 centimeter mark. 60 centimeter mark पे रख दिया and mass of M is suspended to 90 centimeter. 90 centimeter पे M लगा दिया. Shown in the figure the state with the reason whether the weight of the scale is greater or less than equal the weight of the mass. ठीक है तो मुझे हमें स्टेट करना है. तो मुझे यहाँ पे नहीं पता तो लेट एस टेक एस W. तो W into 60 minus 50 that is 10 is equal to M into कितना हो जाएगा that is 90 minus 50 that is 40 cut. So weight is 4 times of its mass. Means of course weight of scale is more comparative to the mass placed. कितना वही बता दे तुमको मैं 4 गुना. ओके प्लेस यहाँ पे 3 आएगा सॉरी क्योंकि मैंने 90 माइनस 60 करना है दैट इज 30. Now two questions are remaining. मेरी इच्छा है तुम भी करो बट करवा ही देते हैं आखिर में इतना बड़ा सीरीज रखा है. A uniform half meter ruler balanced horizontally on a knife edge of 29 centimeter mark when the weight of 20 gf is suspended from one end. A uniform half meter scale 0 to 50 centimeter balanced at knife edge 29 centimeter. Weight of 20 gf is suspended from one end. कोई भी एक एंड से 20 gf प्लेस कर दिया. ऑफ कोर्स सेल्फ वेट जो है वो लगेगा यहाँ पर 25 पे लगेगा. तो मुझे जो वेट लगाना को 20 gf को इस साइड ही लगाएंगे. ठीक है तो ऐसा कुछ डायग्राम है. 29 पे बैलेंस किया हुआ है 25 पे सेल्फ वेट लगेगा तो यहाँ पे हम लगा देंगे 20 gf. तो उसका कितना. ठीक है तो अरेंजमेंट का डायग्राम ड्रॉ कर दिया हमने. तो जो है व्हेन द वेट ऑफ 20 वेट इनटू प्लेसमेंट कितना कर देंगे हम यहाँ पे. और वन एंड पे लगाने को बोला है तो यहाँ पे 20 gf लगाएंगे इस साइड पर. ठीक है 50 सेंटीमीटर मार्क पर. तो W इंटू 29 माइनस 25 इज इक्वल टू 20 gf इंटू यहाँ पे 50 है तो 50 माइनस 29. इसको सॉल्व करोगे तो विल गेट अवर आंसर. एंड 21 half meter rod is pivoted at the center with
two weights 20 GF and 120 GF suspended at perpendicular distance of 6 centimeter and 10 centimeter from the pivot respectively as shown in the figure. The half meter rule is pivoted at the center. Half meter center तो 25 हो जाएगा ये, and 20 and 12 GF is suspended perpendicular 6 centimeter 10 centimeter, तो 6 और 10 centimeter पे लगा दिया, ठीक है. Which of the two forces rod cause a clockwise movement? Clockwise movement कौन करेगा? बहुत easy है, रहेगा नीचे. देखो ये जो करेगा एंटी क्लॉकवाइज करेगा और ये क्लॉकवाइज करेगा, तो 12 GF. तो फर्स्ट आंसर इज द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, वो देखना पड़ेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं. डायरेक्शन ऑफ 20 kgf रिवर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स, तब क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं हम. तो पहले 12 GF, ठीक है, ये यस में है, यस लिखने के लिए क्या करेंगे हम, बैलेंस करके, तो 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 10 इंटू 12, दोनों का आंसर 120 120, तो यस इट इज बैलेंस्ड. अगर मैं 120 GF को ऊपर लगा दूंगा तो दोनों के दोनों क्लॉकवाइज में हो जाएंगे, तो ऐड करने पड़ेंगे, तो आंसर इज 2459 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, तो वी डिड होल सीरीज ऑफ रिवीजन. बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए और बहुत सारा प्यारे बढ़िए. आई लव यू ऑल, बाय बाय.